नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं और वो बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे जो आपके लिए आज जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत दिल्ली के साक्षी मर्डर केस की करते हैं। इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इससे कितने लोग प्रभावित दरअसल वो लोग नहीं है जो इसको लेकर सबक ले, प्रभावित वो लोग हैं जो इसको लेकर अब नजीर पेश कर रहे हैं। दरअसल आरोपी साहिल को तुरंत फांसी पर लटकाने की मांग शुरू से उठने लगी, लेकिन खूनी लव जिहाद वाली सोच रखने वाले लोगों का दिल जरा भी नहीं पसीज रहा है। और बड़ी खबर जो आ रही है उसे जानिए। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उदयपुर में साक्षी हत्याकांड दोहराने की साजिश रची गई और यह साजिश दरअसल धमकी के तौर पर सामने आई। 22 साल की पीड़िता को दरअसल ये शिकायत देनी पड़ी अंबा थाने में, जहां उसने ये कहा कि उसे साक्षी मर्डर जैसी अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। लव जिहाद के आरोपी युवक जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, इसके साथ साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आशु नाम से दोस्ती की थी। अब जरा सोचिए, नाम आसिफ है, बताया आशु और फिर उसने दोस्ती कर, फिर शादी के लिए वो धमकाता हुआ नजर आया। धर्म बदलकर शादी करने की बात कही और शादी नहीं की तो फिर साक्षी जैसा ही मारूंगा, ये बात आसिफ ने कही थी इस लड़की को। और पीड़िता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। ये दरअसल उस पीड़ित के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1.5 साल पहले आरोपी मोहम्मद आसिफ भुट्टो ने उससे दोस्ती की थी। हद तो ये हो गई कि मुस्लिम होने का राज खुला तो आरोपी के साथ उसके पिता और भाई भी इस लव जिहाद के कांड में उतर पड़े। पीड़िता ने पुलिस एफआईआर में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि उसके बाद आसिफ के साथ उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया, यानी कि जो दोनों आरोपी हैं उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी इस वक्त पुलिस के रिमांड पर हैं और तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस लगातार इंटरोगेट कर रही है, लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस तो काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि देश भर में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर रिएक्शन क्या है सबसे पहले वो जान। सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर, मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। राजस्थान के उदयपुर की घटना आपने देख ली। अब आपको महाराष्ट्र के नासिक की घटना बताते हैं। यहां तो भाई साहब बता रहे थे उनका नाम आशु है, लेकिन वो निकले आसिफ। अब यहां पर एक भाई साहब ऐसे हैं जो 24 साल की एक लड़की को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो 2 बच्चों के पिता हैं, यानी कि लड़का है उनके, बच्चे हैं उनके, और उसके बावजूद वो लव जिहाद का पूरा खेल चला है। अब इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कौन है ये। दरअसल नासिक महाराष्ट्र की घटना है। आरोपी रईस फकीर मोहम्मद, इसका नाम है रईस फकीर मोहम्मद, जिसे गिरफ्तार किया गया। इसकी ये फोटो आप देख रहे हैं, बड़ा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं आपको इसमें, लेकिन इसने कई लोगों की मुस्कानें छीन ली। तो ये लड़की को बहलाकर अजमेर ले गया था। लड़की को बहलाकर अजमेर ले जाने के साथ उसका शोषण कर रहा था, जो गंभीर आरोप इसके ऊपर लग रहे हैं। दरगाह में गले में ताबीज बांधकर उससे निकाह कर लिया। एक ताबीज बंधवाया उसको उसने गले में और फिर उसके बाद उससे निकाह कर लिया। कहा कि अब आप मुस्लिम हो, जो अब तक आप हिंदू धर्म से पूजा पाठ की पद्धति को मानते आ रहे थे, अब आप वो छोड़ दीजिए, अब आप मुस्लिम हो गए। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी का पता लगा लिया। ये पुलिस के लिए बड़ी कार्रवाई है, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। 2 बच्चों का पिता है और इसकी उम्र मात्र 24 साल। 2 बच्चे के पिता है, अपने पिता होने का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, जाकर ये लव जिहाद फैला रहे हैं। ये लड़की को अब हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर चुके हैं। पुलिस ने लड़की को परिवार को सौंप दिया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह के गैंग चलाने वाले ऐसे कितने लोग हैं और वो कब तक बेनकाब हो पाएंगे। और अगर आप ये सोचें कि ये मामला सिर्फ इन 2 राज्यों या इन 2 जगहों तक सीमित है तो आप गलत हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो गुजरात से भी सामने आया, वडोदरा से सामने आया। वडोदरा की क्या खबर है जरा वो जानिए। यहां पर आरोपी का नाम है मोहम्मद हुसैन शेख और इसने भी लव जिहाद फैलाने की कैसे कोशिश की वो आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आरोपी का नाम एक बार फिर से देखिए, मोहम्मद बताया जा रहा है इसका नाम। नवापुर की महिला ने इसके खिलाफ दरअसल एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोपी मोहम्मद हुसैन शेख, इसे गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इसके खिलाफ जो है वो कैसी कार्रवाई की जाती है। नवापुरा में महिला ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी और उसके खिलाफ अब कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। डरा धमकाकर इसने दुष्कर्म किया था और ना सिर्फ दुष्कर्म किया, भाई साहब ने गहने भी ले लिए, यानी कि उससे गहने भी हड़प लिए। लव जिहाद तो कर ही रहे हैं, उसके साथ लूट और तमाम दूसरे अपराधों में भी वो सम्मिलित हो रहे हैं। उसने मेरा जबरन धर्मांतरण करवाया, ये लड़की का आरोप था। ये लड़की के शब्द हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कोट अनकोट हमने किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे लड़की इस पर आरोप लगा रही है। दरगाह का पानी पिलाया और उसके बाद ताबीज पहनाया और इतने में
इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब छुट्टी हो गई है, अभी हो चुकी है, महिला जो अब तक हिंदू धर्म में थी अब वो मुस्लिम होती जा रही है। तो अब आपको ये जो तमाम घटनाएं हमने बताने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ और खबरें आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वडोदरा का सनसनीखेज मामला सामने आया और उस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो हर तरफ से आवाज यही उठती है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो, और बड़े पैमाने पर जब कार्रवाई हो तो पूरे नेक्सस का खुलासा हो, और नेक्सस का जब खुलासा हो सकेगा तो देश में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पूरी तरह से रुक पाएंगी। और अब एक और चौंकाने वाली खबर गुजरात के सूरत से आपको बताते हैं। इसे समझने के लिए आपको सिर्फ देखना नहीं होगा बल्कि पूरी तस्वीर को समझना होगा। पूरा माजरा क्या है सिर्फ आप वो तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे। एक पोस्टर हम आपको दिखाने का, और इस पोस्टर में क्या लिखा है अब आप वो देखकर समझिए। आप समझिए कि कैसे आप जब लव जिहाद कहते हैं और उस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसके भी रिटेलिएशन के लिए तैयार। अब टेक्स्ट में क्या लिखा गया, एक पोस्टर क्या लिखा गया देखिए जरा। ये पोस्टर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पोस्टर जिसमें कि कई सारे टेक्स्ट हो सकता है कि आप इसको एक एक करके पढ़ ना पाए, तो मैं आपको इसको डिकोड करके बताता हूं कि इसके अंदर लिखा क्या है। पोस्टर में लिखा है क्या करती है बहन बेटी आपके मोबाइल, यानी कि बहन बेटियां जो मोबाइल चला रही है ना, उसको लेकर सवाल पूछा गया कि वो मोबाइल में करती क्या है। माँ बाप भाई खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए, यानी कि जो घटनाएं रही हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार है। हो क्या रहा है, ये लव ट्रैप। एक तरफ लव जिहाद बोलने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बताने की कोशिश की जा रही है लव ट्रैप चल रहा है। कभी ध्यान दिया नहीं है, ये इस पोस्टर में लिखा गया। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपकी बहन बेटियां जो है वो मोबाइल में नहीं लगी होती, या वो कर क्या रही है इस बात का पता होता। अगले स्लाइड को चलाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें और क्या लिखा गया है। इसमें एक चीज और जो लिखी गई है, लिखा गया है दीन सिखाओ बेटी बचाओ। दीन सिखाओ बेटी बचाओ का मतलब है कि आप उन्हें तालीम दीजिए अपने धर्म से जुड़ी, और अगर आप धर्म से जुड़ी हुई तालीम देंगे तो आप अपनी बेटी को बचा पाएंगे। दरअसल ये पोस्टर में लिखा गया दीन का मतलब होता है दूरी, इसीलिए हमारी मतलब दीन से दूरी यानी कि हमारे धर्म से दूरी, इसीलिए हमारी बेटियां जो हैं वो लव ट्रैप में फंस रही हैं। ये बहुत बड़ी बात कही गई और ये लिखा गया दरअसल एक धर्म विशेष की ओर से, और ये पोस्टर कहा जा रहा है कि उसके जवाब में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद के चक्कर में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब दूसरा पक्ष कह रहा है कि देखिए साहब लव जिहाद ही नहीं होता बल्कि लव ट्रैप भी होता है। तो ये चौंकाने वाले बैनर पोस्ट है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर क्या है अभी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर होगी। बड़ी खबर ये गुजरात के सूरत के ख्वाजानगर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना। सूरत में मुस्लिम इलाके में चौंकाने वाला बैनर लगाया गया है, दीन सिखाओ बेटी बचाओ का बैनर लगाया गया है। बैनर में खास तौर पर लिखा है लव ट्रैप। ख्वाजानगर में पोस्टर लगने के बाद विवाद बढ़ गया। वायरल होते ही सूरत पुलिस पोस्टर को उतार चुकी है। पोस्टर लगाने वाले की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। तो ये पोस्टर गजब का दावा कर रहा है। एक तरफ लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है देखिए साहब सिर्फ आपकी तरफ नहीं हो रहा है, ये हमारी तरफ भी हो रहा है। लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाया जा रहा है, ये पोस्टर में लिखा गया है। जबकि ऐसा एक केस अब तक सामने नहीं आया जिसमें यह पता चला हो कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम रखकर किसी लड़की को फंसाया और फिर उसके लिए धर्मांतरण के लिए उसने मजबूर किया। सवाल यह है कि क्या लव जिहाद के चौंकाने वाले खुलासे पर काउंटर अटैक की तैयारी एक पक्ष की ओर से की जा रही है? क्या ये क्या कट्टरपंथी गैंग इसके पीछे है? क्या ये पोस्टर क्या उसी इरादे से बनाया गया है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस जांच के बाद सारी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। बढ़ते लव जिहाद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जो कहा उसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वो जो कह रहे हैं उसे समझिए। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। उन्होंने कहा स्टे अलर्ट, यानी कि सावधान हो जाइए। देश में लव जिहाद के मामले बढ़ने पर ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब आपको सतर्क और सावधान हो जाने की जरूरत है। और ये अनुराग ठाकुर के बयान को लोग कैसे लेते हैं, हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार से इसे जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह सीधे तौर पर एक मैसेज भी कहा जा सकता है। जिस तरह से लव जिहाद के मामलात बढ़ रहे हैं उस तरीके से अब ये स्टे अलर्ट की लाइन जो है वो सबको माननी होगी। और इसीलिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि सबको सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बड़ी खबर के साथ साथ अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में जनता की खबरों का डोज। देखिए, जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में जनता की खबरों का डोज। दरअसल इससे पहले हमने आपको सुनाया था कि अनुराग ठाकुर अपने बयान में क्या कह रहे हैं, कैसे वो लोगों को सचेत रहने के लिए कह रहे हैं, वो आपने सुना। लेकिन अब आप देखिए 1 मिनट में जनता की खबरों का डोज। तो कहीं आपका सोशल मीडिया अकाउंट बैन तो नहीं हो गया है? धोखाधड़ी और स्पैम कॉल के खिलाफ केंद्र सरकार ने दरअसल बड़ा एक्शन लिया है और 74,52,000 व्हाट्सएप अकाउंट को बंद कर दिया गया है। सख्त आईटी नियमों का ही असर है कि मैसेज अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक को 10वीं क्लास के स्टूडेंट को अब नहीं पढ़ना होगा। एनसीईआरटी ने किताबों से इन टॉपिक्स को बाहर कर दिया है। भोपाल में गौरव दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर बड़ा ऐलान किया। कार्यक्रम के लिए एक बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात कही। इधर होशंगाबाद रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। अब आपको यह बताएं कि रक्षा मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मिसाइल बहुत ही हाई लेवल की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई हैं। और अगली एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या नसीहत दी है। खासतौर पर नसीहत उन लोगों के लिए जो लगातार देश विरोधी बातें करते हैं। आरएसएस प्रमुख का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान सामने आया है। भागवत ने शिवाजी के हिंद स्वराज की बात कही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि शिवाजी का हिंद स्वराज ही हिंदू राष्ट्र है। देश की एकता अखंडता के साथ साथ इस्लामिक आक्रांताओं पर भी जमकर मोहन भागवत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश में इस्लामिक आक्रांताओं ने हमला किया है। धीरे धीरे वो आक्रमणकारी हारते चले गए, लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी देश में इस्लामिक की पूजा होती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सभी धर्म के लोगों का आश्रय मिला हुआ है। देश में रहने वाले राजनीतिक लोग देश के गौरव पर लांछन लगा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर राहुल गांधी से जोड़कर देखा जाए। राजनीति से जुड़े लोग मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। ये बात मोहन भागवत ने कही। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए प्रयास करना होगा। ये बड़ी बातें जो हैं वो मोहन भागवत की ओर से कही गई हैं। और इस बयान के बाद कैसे और रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि इस तरह के बयान जो हैं वो कई बार बवंडर भी मचा देते, बवाल भी मचा देते। देश के अंदर नहीं तो देश बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं। उसको भी हम महसूस करते हैं। और फैशन फास्ट में एक और खबर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के राजकोट में आज फिर दिव्य दरबार लगाएंगे। राजकोट में दिव्य दरबार लगने जा रहा है। अब आपको बताते हैं क्या बड़ी खबर है। बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से संकल्प दोहराया। हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू भारत में नहीं रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र का ही हिस्सा होंगे, ये बागेश्वर बाबा ने बड़ी बात कही है। तो इस बड़ी बात को कैसे लोग लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हिंदू राष्ट्र की जब वो बात करते रहे तब सवाल उठने शुरू हो गए। और इस बार उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो ये जो जातिवाद है, राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब। मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों को हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये बयान माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। सांसद एसटी हसन ने कहा कि संविधान के मुताबिक आजादी है, किसी भी धर्म और किसी भी जाति में कोई भी शादी कर सकता है और अपने धर्म का पालन भी कर सकता है। एसटी हसन ने मीडिया पर सवाल उठाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जरूरत से ज्यादा एयर टाइम क्यों दिया जा रहा है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस लायक नहीं है, उन्हें टीवी चैनलों में इतना ज्यादा वक्त दिया जाए। ये एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप लोगों के चैनल पे इतना ज्यादा वक्त क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो आप देख नहीं रहे कि वो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश में रहने वाली दो संप्रदायों को, दो बड़ी आबादियों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो इस लायक हैं कि आप इतना टीवी के ऊपर उनको कवरेज दें?
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिवाजी के हिंद स्वराज की बात करते हैं। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, लेकिन ये बातें कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। अगर मैं आपको बड़ी खबर बताने की कोशिश करूं, सर्वधर्म हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात की जाती है। अमेरिका में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय लोकतंत्र को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, राहुल गांधी के ये शब्द हैं। कह रहे हैं प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका से राहुल का पीएम मोदी पर यह हमला सामने आया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के विदेश यात्रा का मतलब यह होगा कि विवादित बयानों की झड़ी लग जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जब विदेश यात्रा की तो कई सारे सवाल अपनी ही सरकार पर, देश के आंतरिक मुद्दों पर खड़े कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये राहुल गांधी पहले भी करते रहे। एक रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और आदत से मजबूर राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को कोसते हुए शब्दों की मर्यादा लांघ गए। And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. द नेशनल प्रेस क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. जितनी विदेशी यात्रा है उन सब विदेशी यात्राओं में साफ तौर पे दिखता है कि जहर भारत के खिलाफ उगला जाता है, बदनाम भारत को करने का काम किया जाता है। राहुल गांधी 7 समंदर पार 2024 की चुनावी जंग के लिए बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन मुद्दे घिसे पिटे हैं। वही मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें 2019 में देश के वोटर ने नकार दिया था, जैसे ध्रुवीकरण, खत्म होता लोकतंत्र, प्रेस की आजादी, चीन की घुसपैठ, रफाल वगैरह वगैरह। और फोकस पूरी तरह मोदी विरोध पर है। और आगे आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की फ्रेश खबरों का डोज अगले 1 मिनट में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रशासनिक लेवल पर बड़ा फेरबदल किया। 2 मंडलायुक्तों समेत 8 आईएएस अफसरों को इधर उधर किया गया। माना जा रहा है कि आयुष कॉलेजेस में हुए फर्जी दाखिले और घूसखोरी के आरोपों के बाद ये फेरबदल गए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गोमती नगर इलाके में 7 चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया गया। चेन स्नेचिंग की कई वारदातों को लेकर जानकारी पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। मथुरा में 3 सगे भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। तीनों भाइयों की मौत की खबर के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अयोध्या में 5 जून को साधुओं का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पॉक्सो एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चा की जाएगी। साधुओं के अलावा इस सम्मेलन में रिटायर्ड जज, सामाजिक कार्यकर्ता और कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहेंगे। तो आपने उत्तर प्रदेश की खबरों को जाना, लेकिन लगातार जिस बात को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो माफिया और गैंगस्टर्स को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन माफिया और गैंगस्टर्स की कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। और खबर माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर, जिसका अंत हो चुका है और उसके काले साम्राज्य की कलई भी खुल गई है। जांच एजेंसीज ने बड़ा खुलासा किया है। माफिया अतीक के केस में जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां अतीक की बेनामी दौलत करीब 15,000 करोड़ रुपए की थी। सोचिए, 15,000 करोड़ रुपए का इसने पूरा साम्राज्य जो था वो तैयार किया था। बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में अतीक ने पैसा खपाया है। लखनऊ में अतीक की 10 बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। एलडीए जल्द ही इस पर बुलडोजर चलाने जा रहा है, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से इस संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताते हैं जांच एजेंसीज किस तरह से कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसीज का दावा है कि लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलावा दिल्ली के जामिया नगर और मुंबई में भी माफिया अतीक की बेनामी संपत्तियां। अब आपको फटाफट उसकी लिस्ट दिखा देते हैं, कहां-कहां संपत्तियां। ये अतीक अहमद का बड़ा चेहरा आप देख रहे हैं। देखिए, शिवा एम्पायर अपार्टमेंट, पान दरीबा, चारबाग, रॉयल गैलेक्सी, आशियाना अपार्टमेंट, आशियाना लखनऊ, आरबीएम बैंक्वेट पैलेस, रजनीखंड और शारदा नगर। आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन यहां पर इन माफिया ने ये जो है संपत्ति इकट्ठा की। सिविल लाइंस में कई इमारतें हैं। अहमद की बात की जाती है, यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स जो अभी काम चल रहे हैं जिस पर वो अतीक अहमद के हैं।
जामिया नगर जो है, यहां पर भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। बड़ा अच्छा खासा मोटी रकम इन्होंने लगाई है। निर्माणाधीन 7 स्टार होटल, और इसकी बात तो पहले ही सामने आ चुकी थी कि मुंबई में ये बेनामी संपत्ति ये तैयार कर रहे हैं। बड़े बिल्डर्स के साथ इनका समझौता हुआ है, और ये समझौते अब अगर एग्जीक्यूट हो जाते तो ये माफिया आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो जाता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इसी आर्थिक रूप से जो मजबूती थी, इस पर बुलडोजर चला जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने माफिया अतीक को मटियामेट कर दिया। अब जेल में बंद दूसरा माफिया दहशत में, क्योंकि 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला अगले 100 घंटों में आने वाला है। दहशत में डूबा हुआ है माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार। बांदा जेल में माफिया की नींद गायब है। अवधेश राय हत्याकांड में बड़ी सजा का अंदेशा है। 5 जून को एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। वाराणसी के पूर्व एमएलए अजय राय के भाई थे अवधेश राय, जिनकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब इस मामले में मुख्तार अंसारी का हिसाब किताब होने जा रहा है। इधर जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निजल्ले और छोटा राजन ने वेब सीरीज स्कूप के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। यह खबर क्या समझिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में छोटा राजन की याचिका, जो खुद दहशत फैलाता था, आज उसके कोर्ट के दर पर जाना पड़ा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। स्कूप वेब सीरीज पर छोटा राजन को आपत्ति है, जिसके चलते वो पहुंचा है हाईकोर्ट के दर। सीरीज 2 जून को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। छोटा राजन ने कहा है कि बिना उसकी सहमति के उसकी छवि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि मानहानि के साथ साथ उसके निजी अधिकारों के उल्लंघन के बराबर। अब सोचिए, इनकी भी मानहानि। छोटा राजन ने 1 रुपए के अर्जाने की मांग की है। छोटा राजन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो कह रहा है कि उसके छवि को मटियामेट करने वाली ये वेब सीरीज जो है वो किसी भी तरीके से रिलीज नहीं होनी चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए। अब आपको बहुत जल्दी से दिखाते हैं सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस कौन से। नोएडा के सेक्टर 137 में एक दुकानदार का ऑफर जमकर वायरल हो रहा है। किराने के दुकान में 2000 के नोट लाने पर 2100 रुपए का ऑफर, यानी कि 100 रुपए का फायदा। दुकानदार के इस ऑफर से लोग जमकर इसका फायदा उठा रहे हैं। हरिद्वार में कच्ची शराब का धंधा करने वालों की शामत आ गई है, जब डीएम के आदेश के बाद अवैध भट्टियों पर छापेमारी की गई और हजारों लीटर कच्ची शराब को बहा दिया। ड्रम से शराब बहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वीडियो अब आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब टाइगर जंगल में दबे पांव निकलता है, गायों के झुंड पर वो हमला कर देता है और एक गाय को जंगल से खींच लेता है। शिकारी बाघ के इस खतरनाक अंदाज को देखकर वहां मौजूद पर्यटक सहम गए। मुंबई में लग्जरी कार में आकर चाय बेचने वालों की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। 2 लड़के लग्जरी कार में आते हैं और फिर चाय बेचकर चले जाते हैं। काफी संख्या में लोग इनके स्टॉल पर आकर चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। लग्जरी कार वाले लड़कों की चाय बेचने का ये स्टाइल सोशल मीडिया पर लोगों को खास पसंद आ रहा है। और बात करते हैं एक और अहम खबर की। पहलवान वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह की मामले में कल मुजफ्फरनगर के सोरम में सर्वखाप पंचायत हुई थी, लेकिन पहलवानों की इस पंचायत में कोई खास फैसला नहीं सुनाया गया। बड़ी खबर आपको बताएं इससे जुड़ी कि कुरुक्षेत्र के महापंचायत में आखिर क्या ऐलान किया जा सकता है। सर्वखाप की बैठक पहले हो चुकी है। आज सर्वखाप महापंचायत होना है। आज महिला पहलवानों के समर्थन के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है कि किया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिले में पैदल यात्रा की रणनीति बन रही है। सांसदों विधायकों के घेराव का प्रस्ताव भी है। महापंचायत में यह प्रस्ताव पास किया गया। 4 मई को पहलवानों का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि 5 जून से बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी जाने वाली है। आंदोलन के लिए दिल्ली चलो का ऐलान भी किया जा सकता है, यानी कि ये खाप पंचायतों की ओर से दिल्ली का रुख किया जा सकता है। इधर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुरुक्षेत्र किसान महापंचायत से एक बार फिर अपील की है कि इस मुद्दे पर मुझ पर लगे आरोपों को लेकर हो रही जांच में पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, दोषी साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि पहलवान लगातार अपनी मांगे और अपनी शर्तें बदल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। जब मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत से पहले सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक आर पार की लड़ाई नजर आती है, जहां पर पहलवान विवाद में पश्चिम बंगाल तक सियासत मची है। ममता बनर्जी कह रही है कि पहलवान लड़ाई ना छोड़ें। पहलवानों के समर्थन में अपनी टीम ममता भेजने वाली। पहलवानों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अपील भी सामने आई। सभी को न्याय का अधिकार है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। जांच और न्यायपालिका की प्रक्रिया में आपको भरोसा रखना चाहिए। हालांकि इस मामले पर जांच रिपोर्ट के इंतजार की बात चौतरफा की जा रही है और पहलवान खुद भी इस बात को कहते हैं, लेकिन उनकी ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन बड़ा होता हुआ तब नजर आता है जब खाप पंचायत उनके समर्थन में उतर आई है और अब बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। और बात कर्नाटक की करते हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है।
सरकार बनने के बाद आज दूसरी बैठक होने जा रही है जहां सिद्धरमैया सरकार पर फैसले पर सभी की नजर होगी। आज की बैठक में क्या 5 गारंटी पर मुहर लगने जा रही है, क्योंकि इससे पहले चुनाव में कई सारे वायदे किए गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल की आज की बैठक बहुत अहम। सरकार बनने के बाद यह दूसरा मौका है। पहली बैठक में कई सारे ऐलान किए गए थे, आज दूसरा मौका है जब यह बैठक बुलाई गई है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल की यह बैठक किन वायदों को पूरा करने के दावों को लेकर आएंगी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। कई सारे वायदे किए गए थे, कई ऐसी योजनाएं जो धरातल पर लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी। क्या 5 गारंटी पर मुहर लग सकती है, सवाल इस बात को लेकर है और इस बैठक का इंतजार कर्नाटक की जनता खास तौर पर कर रही है। और फ्रेश एंड फास्ट में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।